Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 18 अक्टूबर 2023। तो गाइज आज है तारीख 18 अक्टूबर 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, कोई सा भी हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी पूरे लेक्चर के ऊपर बेस्ड लास्ट में आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, जो आपका स्कोर आएगा उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा कि हाँ यार मैं तैयार हो रहा हूँ धीरे धीरे करंट अफेयर्स के लिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप डेली बेसिस पे टेस्ट को लिखोगे तो आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी रोज टेस्ट लिखने की, रोज इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जब आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे कुछ नया नहीं लगेगा, सोचोगे यार ये तो मैं रोज ही कर रहा था, आज भी वही कर रहा हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ पर भी बिल्ड होगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपको सीधा आपकी सक्सेस के अंदर हेल्प करेगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक बड़ी सक्सेस के लिए, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर में इंक्लूड की जाती हैं। नाउ आगे आते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो, फटाफट इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। आर्टिकल नंबर 1, यहाँ पे बात की जा रही है हेपेटाइटिस सी के बारे में। इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस सी हाल ही में न्यूज़ में था, आपको पता होगा द हिंदू के वीडियो में भी मैंने इसको कवर किया था। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या खबर निकल कर आ रही है, क्यों हमें यह पढ़ना है? तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो बॉडी है, इन्होंने यहाँ पर एक डेटा दिया है और बोला है कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट एक देश है जो कि दुनिया में पहला कंट्री बन चुका है जिसने हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए गोल्ड टीयर स्टेटस को आप कह सकते हो कि अचीव कर लिया या ये स्टेटस जीत लिया है। तो इजिप्ट पहला देश बन चुका है जिसको हेपेटाइटिस बीमारी को ख़त्म करने के लिए गोल्ड टीयर स्टेटस दे दिया गया। यानी हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए इजिप्ट ने बहुत अच्छे काम करे, ठीक है। प्रॉपर उनका सर्विलेंस करना है ना, प्रॉपर यहाँ पे निगरानी रखना, ऐसे मरीजों के ऊपर में उनका डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, बहुत बढ़िया काम किया है, जिस चक्कर में यहाँ पर कह सकते हो इजिप्ट को यह दर्जा दिया जा रहा है। इसी वजह से एग्जामिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बन जाएगा वो यह है कि जो हेपेटाइटिस सी है वो एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक डेटा आपने पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो बीमारी है एक वायरल इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक इंसान के लिवर को सीधा अफेक्ट करता है। उसके जो लिवर है वो डैमेज होने लगते हैं। और किसी को भी जब हेपेटाइटिस सी होता है दोस्तों, तो ये दो कंडीशंस में होता है। एक तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पर है, यानी थोड़े समय के लिए ठीक हो जाएगा। एक होता है लॉन्ग टर्म इलनेस, ये थोड़ा खतरनाक होता है, यानी लंबे समय के लिए यहाँ पर बॉडी में ये वायरस लग जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो लंबे समय के लिए जब कोई इंसान बीमार पड़ता है ना, तो ये उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी की वजह से कई सारे लोगों की जान भी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये बीमारी कैसी है? एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि हमारे लिवर को पूरी तरह से इन्फेक्ट करता है। सिंपल बात हो गई। अब बात आती है यहाँ पे ट्रांसमिशन की। क्या ये बीमारी फैल सकती है? हाँ बिल्कुल फैल सकती है, लेकिन इन्फेक्टेड ब्लड के माध्यम से। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस सी की बीमारी थी, अब उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को चढ़ा दिया, तो क्या होगा? उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो नॉर्मल पर्सन के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर भी ये हेपेटाइटिस सी फैल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप इस प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, सेफ्टी को सही से अपनाते नहीं हो, है ना, गंदी जो सुई होती है नीडल से एक दूसरे के अंदर इंजेक्ट कर देते हो, तो इसकी वजह से भी जो ये हेपेटाइटिस सी का वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और इतना ही नहीं, जो एक मदर होती है, जो एक माँ होती है, उस माँ से उसके बच्चे के अंदर भी ये जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर सेक्सुअल प्रैक्टिस के माध्यम से भी यहाँ पर ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो ये बड़े मेजर कारण हैं, ध्यान रखना। ये दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजर चीज आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हेपेटाइटिस सी है
वो ब्रेस्ट मिल्क से भी फैलता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है भाई आपने तो ये पढ़ लिया मदर से बेबी के अंदर ही बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन ये जन्म देते समय की बात हो रही है दोस्तों, बर्थ देते समय, जन्म देते समय यहाँ पर बेबी के अंदर में ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक मदर अपने बच्चे को उसको ब्रेस्ट फीडिंग करती है, ठीक है, उस बच्चे को दूध पिलाती है तो ऐसे बीमारी नहीं फैलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी किस वजह से स्प्रेड नहीं होता है, ध्यान रखना, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से स्प्रेड नहीं होता, खाना खाने की वजह से, फूड, वाटर, या फिर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हो गया, मान लो यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस सी है, उससे गले लग लिए, किसिंग हो गई, ठीक है, या फूड शेयर कर लिया, ड्रिंक शेयर कर लिए, तब भी यहाँ पर बीमारी नहीं फैलती जब तक उसका ब्लड आपके बॉडी के ब्लड में नहीं पहुंचता। समझ गए, ये यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कारण है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो सकता और ऊपर वाले कारण है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। अब बात आती है सिम्टम्स की। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया तो क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? सबसे पहली चीज़ तो उसको बुखार आ जाएगा, शरीर जो है बहुत थका थका लगेगा, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, भूख बहुत कम लगेगी, ठीक है, उल्टी आने लगेगी, पेट में दर्द होगा, यूरिन बहुत डार्क कलर का होगा, स्किन पीली पड़ने लगेगी जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे नजर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर, ये बीमारी कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? ये वायरल इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर रीजन है, कहीं पर भी हो सकता है दुनिया में। लेकिन अभी के समय पर जो सबसे ज़्यादा बर्डन है इस बीमारी का, वो ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन और यूरोपियन रीजन में हमको देखने को मिलता है। अगर हम इस पर्टिकुलर मैप पर आएँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये हो गया हमारा ऊपर मेडिटेरेनियन सी दोस्तों, ठीक है। इसका ईस्टर्न पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर बीमारी देखने को मिल जाती है। ऊपर यूरोप में हमको ये बीमारी देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा बर्डन हेपेटाइटिस सी का इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में आपको नजर आएगा। वैसे दुनिया में कहीं पर भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जगह पर फिक्स हो, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल यहाँ पर यह है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? हाँ, यही सबसे खतरनाक बात है दोस्तों। हेपेटाइटिस सी से लड़ने के लिए कोई भी प्रॉपर वैक्सीन हमारे पास में नहीं है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करके, एंटीवायरल यूज़ करके, स्पेशली एंटीवायरल दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों का यूज़ करके यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको हेपेटाइटिस सी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। यानी कोई से भी एग्जामिनेशन में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कैसा भी सवाल क्यों ना आ जाए, आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं गोल्ड टियर स्टेटस क्या होता है। ये स्टेटस यहाँ पर इजिप्ट को दिया गया है। अब दोस्तों मान लो कोई भी एक ऐसा देश जिन्होंने हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करने के लिए अपने यहाँ पर जो इंजेक्शन है उसकी सेफ्टी को इन्होंने मेंटेन किया, प्रॉपर लोगों का डायग्नोसिस कर रहे हैं, भाई किस किस को हेपेटाइटिस सी है, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्विलांस प्रोग्राम चला रखा है, निगरानी रख रहे हैं, ये बीमारी फैल तो नहीं रही है। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पर करा रहा है कोई कंट्री और उसमें सक्सेसफुल हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है बीमारी कम होगी उस देश के अंदर में। ऐसा ही सिमिलर पैटर्न इजिप्ट में देखने को मिला, जिसकी वजह से इसको गोल्ड टियर का स्टेटस दिया गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट आर्टिकल का कवरेज। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों ग्रे वेल्स के बारे में बात की जा रही है। आपने ब्लू वेल का नाम सुना है, उसी प्रकार ये ग्रे वेल्स हमको ये देखने को मिलती है। तो एक नई स्टडी यहाँ पर आई है भाई, जिससे यहाँ पे पता चला है कि नॉर्थ पैसिफिक रीजन के अंदर में जो ग्रे वेल्स की पॉपुलेशन है, इसमें काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि नॉर्थ पैसिफिक रीजन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रे वेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी वेल्स की जान गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से और वगैरह वगैरह कारण की वजह से। इस वजह से ग्रे वेल्स चर्चा में। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपने पता होना चाहिए कि जो ये ग्रे वेल्स है वो एग्जैक्टली होती क्या है, इनका आयुषन स्टेटस, कहाँ पे पाई जाती हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बस ये 3 चीज़ें। चलो एक एक करके समझते हैं दोस्तों। जो ये ग्रे वेल्स होती हैं, ये एक प्रकार की बलीन वेल होती हैं। बलीन वेल इस प्रकार की दिखाई पड़ती है, बिल्कुल ये एक वेल है या उसका मुंह खुला हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर ग्रे वेल्स होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बलीन वेल का मतलब क्या होता है, इनका जो मुंह आपने देखा है ना, ये आपको ये अजीब सा ये दिख रहा होगा वाइट कलर का, ये क्या है? ये बेसिकली एक ब्रिस्टली स्ट्रक्चर है, इनके मुंह के अंदर में होता है। इसका कोई फ़ायदा है क्या? तो ये जो दोस्तों आप ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपने जो देखा है ना, इसका यूज़ होता है वेल के अंदर में कि ये लोग क्या करती हैं, पानी में से फूड को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फूड को फिल्टर करते हैं पानी में और इसी स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर ये कर पाते हैं काम। तो ये इसलिए यहाँ पर नेचुरली इनके अंदर देखने को मिलता है। जो ब्लू वेल ये जो ग्रे वेल हैं, ये समुद्र के अंदर में बिल्कुल गहराई में जाकर अपना शिकार करती हैं, अपना खाना वगैरह जो भी है वो खाती हैं। उसके अलावा अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये ग्रे वेल सबसे ज़्यादा पाई कहाँ पे जाती हैं? सबसे ज़्यादा दोस्तों नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं। अब नॉर्थ पैसिफिक ओशन का है, आओ यहाँ पर एक मैप देखेंगे, मैप के माध्यम से बढ़िया क्लियर होगा। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा कनाडा, अमेरिका, नीचे मैक्सिको, जस्ट बराबर में देखो ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन।
इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ये ग्रे व्हेल्स सबसे ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई, चलो आगे आते हैं। अब ये ना ग्रे व्हेल्स जो है ये ट्रैवल करती रहती हैं इधर से उधर, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बोला है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ पैसिफिक में। अब नॉर्थ पैसिफिक के भी दो हिस्से हैं, एक तो यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, एक हो गया वेस्टर्न पैसिफिक, यानी कि एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा, ठीक है। एक रशिया की साइड पर भी व्हेल्स पाई जाती हैं, इधर यूएसए की साइड पर व्हेल्स पाई जाती हैं, दोनों साइड पर व्हेल्स पाई जाती हैं और इधर से उधर यहाँ पर ट्रैवल करती रहती है, माइग्रेट करती रहती हैं, आपने ध्यान में रखना है। स्पेशली रशिया के साइड में जो शाकलिन आइलैंड है, शाकलिन आइलैंड आपको यहाँ पर ये वाला, एक सेकंड रुक जाओ यार, यहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा, आप ऐसा लगा लो अनुमान, यहाँ पर ये आइलैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी ये जो ब्लू व्हेल्स है, ये सॉरी ग्रे व्हेल्स है वो पाई जाती हैं। तो ग्रे व्हेल्स यहाँ पर ही पाई जाती हैं और इधर भी पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना है ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक दोनों जगह पर देखने को मिलती हैं ना। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ये जरूर से डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में कुछ पूछा गया तो यहाँ से सवाल बन सकता है। तो दोस्तों जो वेस्टर्न साइड में पाई जाती है ग्रे व्हेल, उसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो ईस्टर्न साइड में पाई जाती है उसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, यानी कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। जो इधर रशिया की साइड में पाई जाती है तो इसकी संख्या अच्छी खासी अवेलेबल है, लेकिन जो इधर अमेरिका और कनाडा की साइड में पाई जाती है इसकी संख्या लगातार खत्म होती चली जा रही है। और इसी वजह से हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उधर की ग्रे व्हेल की संख्या बहुत तेजी से खत्म हुई है, कम हुई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत कम मात्रा में ये बची है। इसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हुआ था। आई होप आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दे। आप लोगों से मैं डेली बेसिस पे बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। प्लीज़ यार आप इसको सपोर्ट कर सकते हो, मेक श्योर करो अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि ये वीडियो हमारे उस चैनल पर नहीं इस चैनल पर आ रहा है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन नेवल शिप सागर ध्वनि के बारे में, ठीक है। तो ये जो जहाज़ आपको दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन पर, यही है हमारा INS सागर ध्वनि। यह भी रिसेंटली न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि ये जो जहाज़ है ये ओशियनोग्राफी रिसर्च वेसल है, यानी जो हमारा समुद्र होता है ना उसको लेकर नई नई रिसर्चेस करता है। तो अभी यहाँ पर अपने मिशन पर निकल चुका है, कई सारी जगह पर ट्रैवल करेगा, उस चक्कर में ये न्यूज़ में है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने पता होना चाहिए कि INS सागर ध्वनि क्या है। तो दोस्तों समुद्र में चलने वाला एक रिसर्च शिप है, समुद्र की गहराइयों की रिसर्च करने के लिए यहाँ पर इस जहाज़ को बनाया गया है। किसने बनाया है? इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों काम किया है नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफी लेबोरेटरी ने, जो कि DRDO की हमारी एक लेबोरेटरी है। इस पूरे जहाज़ को लॉन्च किया गया था जुलाई 1994 में, तो बहुत समय हो चुका है इसको लॉन्च हुए। इस पूरे जहाज़ का मेन मकसद क्या है भाई? जो हमारा समुद्र का एनवायरमेंट है उसकी स्टडी करना, उसके बारे में और जितना डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ उसको कलेक्ट करना। ये जो जहाज़ है दोस्तों, ये जहाज़ पिछले 25 सालों से लगातार हमारे आसपास के समुद्र को, स्पेशली जो इंडियन ओशन है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, अलग अलग मिशंस चला रहा है, समुद्र के ऊपर रिसर्चेस कर रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उस रिसर्चेस के लिए हम लोग इस INS सागर ध्वनि का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा एक इनिशिएटिव भी है, सागर मैत्री इनिशिएटिव, ये आपको पता होगा। सागर मैत्री इनिशिएटिव जो है हमारे DRDO का ही एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत हमने फोकस किया है कि जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कंट्रीज़ हैं इनके साथ में हम मिलकर समुद्र के ऊपर रिसर्च करेंगे। अब ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो दोस्तों ये तो हो गया आपको पूरा जो नीचे ओशन दिख रहा है, ये इंडियन ओशन है, ये हुआ इंडिया। इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है, ईरान, ओमान, येमेन, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सीचिल्स, कोमोरोस, जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ये सब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मेंबर्स हैं। तो भारत का यहाँ पर मेन पर्सपेक्टिव है इन सभी कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेट करके, मिलकर करके इस पूरे इंडियन ओशन के ऊपर में रिसर्चेस करना, अच्छी तरीके से अपने कोलैबोरेशन लेवल को और ज़्यादा बढ़ाना, एक दूसरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, दोस्ती को मजबूत करना। ये यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव है सागर मैत्री का, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस मिशन का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि भैया लॉन्ग टर्म बेसिस पर पार्टनरशिप को बनाना इन सभी देशों से जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में एमर फाल्कन के बारे में बात की जा रही है। एमर फाल्कन क्या है? ये जो बर्ड आपको दिख रही है खतरनाक सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सीधा शिकार करती है, दूसरे जानवरों को खाने का काम करती है। इस चक्कर में इसको रैप्टर बोलते हैं। रैप्टर जो बर्ड्स होती हैं वो वाली बर्ड्स होती हैं, उसको बर्ड ऑफ प्रे भी बोला जाता है। दोस्तों बर्ड ऑफ प्रे वो वाली बर्ड्स होती हैं जो कि यहाँ पर लगातार शिकार करती हैं, ठीक है, एक दूसरे जानवरों को यहाँ पर खाने का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर ईगल वगैरह हो गया और इधर यहाँ पर ये एमर फाल्कन हो गया। तो एमर फाल्कन रिसेंटली न्यूज़ में आई है।
न्यूज़ में क्यों आई है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि ये एमर फाल्कन नाम की जो ये बर्ड है, इसकी पूरी काउंटिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये जो बर्ड है ना, इसकी खास बात है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाली बर्ड है। बहुत लंबे डिस्टेंस को यहाँ पर ये ट्रैवल करती हैं। तो एमर फाल्कन छोटी छोटी रैप्टर हैं। रैप्टर मतलब जैसे मैंने आपको बताया बर्ड ऑफ प्रे, जो दूसरे जानवरों का शिकार करने का काम करती हैं। लोकल लेवल पर मणिपुर में इसको अखई पुइनिया के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अखई पुइना के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है मणिपुर और नागालैंड में। मणिपुर नागालैंड दोनों आसपास राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आएगा मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बर्ड्स है ना, ये ट्रैवल करती हैं ऊपर साइबेरिया से, यानी रशिया से इंडिया तक ट्रैवल करती हैं। और ऊपर रशिया में जो स्पेशली साइबेरिया वाला पोर्शन है, चाइना का जस्ट नदन वाला ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पर ये ब्रीडिंग भी करती हैं आपस में। ठीक है, और इनकी जो जर्नी है इंडिया की साइड में देखने को मिलेगी, लगभग 20-20 हज़ार किलोमीटर लंबा डिस्टेंस ये कवर कर लेती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, साल में 2 बार इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करना ये आसान बात नहीं है। इसी चक्कर में इसको एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली वर्ड की कैटेगरी में भी हम इसको देखते हैं। और इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, हम इस बर्ड्स को किस तरीके से सुरक्षा पहुंचा रहे हैं, तो ध्यान रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 4 में कवर किया गया है। यहाँ पर भी इसको सुरक्षा दी जा रही है। उसके अलावा IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर करने का मतलब है अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इस बर्ड को पिछले कुछ समय पर काफ़ी सारे खतरे भी फेस करने पड़े हैं। इलीगल तरीके से इनको ट्रैप किया जा रहा है, इनको मार दिया जा रहा है, माइग्रेशन की वजह से, इधर उधर आने की वजह से इनका जो जहाँ पे इनको रहना पसंद है उस एरिया का लॉस हो रहा है लगातार। यहाँ पर आपको पता है एनवायरमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं। तो वो सब मेन कारण है जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी घटती चली जा रही है। लेकिन अभी के समय पर अवेलेबल है अच्छी खासी, इस चक्कर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया। नाम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में पाक स्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है। मैंने आपको ये द हिंदू के वीडियो में भी बोला था, इसको अच्छे से मैप में देख लेना। कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। यहाँ पर आप दोस्तों इंडिया का मैप देख रहे होंगे, नीचे वाला हिस्सा साउथ पोर्शन, ये आपको केरला नज़र आएगा। केरला का पड़ोसी राज्य तमिलनाडु नज़र आएगा। तमिलनाडु और केरला के नीचे देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको श्रीलंका भी देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका और इंडिया के इन दोनों यहाँ पर राज्यों के जस्ट बीच में एक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, एक पतला सा समुद्र का रास्ता जो 2 बड़े बड़े समुद्र को जोड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे इधर इंडियन ओशन और उधर पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर हमारा ये पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये छोटी सी बात है जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो एक छोटा सा रास्ता मतलब फिर भी 2 इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को नहीं जोड़ रहा, सॉरी मैंने गलती कर दी है। ये अरेबियन सी और इधर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल को जोड़ने का काम कर रहा है। भाई छोटा सा पतला सा रास्ता है, 2 बड़े बड़े समुद्र को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात ये की जा रही है कि भारत और श्रीलंका ने अभी पाक स्ट्रेट के आसपास एक फेरी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। तो फेरी सर्विसेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी जो नावें हैं वो यहाँ पर चलाई गई हैं दोनों देशों के बीच में, स्पेशली पाक स्ट्रेट वाले रीजन में। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट कौन सा वाला रीजन है, ये वाला बीच वाला पर्टिकुलर हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। नाम आगे आता है। पाक स्ट्रेट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो स्ट्रेट है तमिलनाडु और साथ ही साथ में श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जो नाम है इसका पाक स्ट्रेट कुछ अजीब से नहीं पड़ रहा, पाक के कैसे रख दिया गया पाक इसका। तो स्ट्रेट का नाम रखा गया है एक पर्सन के नाम के ऊपर। तो एक अंग्रेज़ है, नाम है रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक जो कि उस समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे 1755 से लेकर 1763 के टाइम पर, यानी अंग्रेज़ों के समय की हम बात कर रहे हैं। तो इन्हीं के नाम के ऊपर इस स्ट्रेट का नाम रखा गया पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट आप देख पाओगे तो इसके आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। साउथ में पंबन आइलैंड देखने को मिलेगा, एडम ब्रिज देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नर देखने को मिलेगा, मन्नर आइलैंड देखने को मिलेगा। ये रहा गल्फ ऑफ मन्नर। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और आइलैंड भी हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंका का एक पोर्ट है जाफना पोर्ट। ये जाफना पोर्ट आपको दिख रहा होगा, ये पाक स्ट्रेट के जस्ट पास में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पाक स्ट्रेट है ये क्या करता है, हमारे बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नर से जोड़ता है। भाई इधर देखोगे तो ये बे ऑफ बंगाल है और इधर देखोगे तो ये गल्फ ऑफ मन्नर है। ठीक है, ये जो गल्फ ऑफ मन्नर आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये जो गल्फ ऑफ मन्नर है और उधर बे ऑफ बंगाल आपको जो दोस्तों दिख रहा है ना, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। और जोड़ क्या रहा है, जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये। तो ध्यान रखना पाक स्ट्रेट कौन से एरिया को जोड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नर और बे ऑफ बंगाल को यहाँ पर जोड़ने का काम करता है ये गल्फ, यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद
जो यहाँ पे पाक वे है इसका यहाँ पर कुछ रीजन वगैरह बताया गया है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ आके गिरती हैं। तमिलनाडु से एक नदी आती है वाईगाई रिवर, वो यहाँ पर गिरती है। जाफना पोर्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा जो कि स्ट्रेट के जस्ट पास में है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में डेविड स्लिंग के बारे में बात की जा रही है। आपने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। डेविड स्लिंग बेसिकली आयरन डोम की तरह, आयरन डोम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, याद होगा। तो इजराइल ने अपना डेविड स्लिंग को भी यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। ये भी यहाँ पर दुश्मन की जो मिसाइल होती है उसको हवा में मारने की कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर रखता है। ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे वेपन सिस्टम देख रहे हो दोस्तों, ये मिसाइलें निकलती हैं इसमें से 6 इधर हैं 6 उधर हैं, यानी एक सेट में 12 मिसाइल एक साथ निकल सकती हैं। और दुश्मन की उधर से मिसाइल आ रही होगी तो उसको ट्रैक करके सीधा उसको हवा में उड़ाने की ताकत रखती हैं। जैसे आयरन डोम है वैसे ही कुछ इस प्रकार का डेविड स्लिंग है ये। तो इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ने देखा कि हमास की साइड से लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो इनका आयरन डोम तो काम कर रहा था। अब आयरन डोम के साथ साथ इन्होंने अपना जो डेविड स्लिंग वाला सिस्टम है इसको भी यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये बात यहाँ पे इजराइल की साइड से कंफर्म कर दी गई। इस चक्कर में डेविड स्लिंग चर्चा में है। तो डेविड स्लिंग क्या है? इजराइल का एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डेविड स्लिंग हाल ही में चर्चा में था, क्या है ये? तो इजराइल का एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ताकि यहाँ पर जो अगर दुश्मनों की शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं तो उनको हवा में गिरा सके, उनकी क्रूज मिसाइल्स आ रही हैं तो उनको हवा में गिरा सके। ये यहाँ पर मेन मकसद है। आयरन डोम की तरह ही आपको ये देखने को मिल जाता है। इसके भी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। हर एक यूनिट में 12 मिसाइल्स हमको देखने को मिल जाती हैं। इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो ये मिसाइल है 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में है, तो यहाँ पर उसको मार कर गिरा सके। ठीक है। आयरन डोम सिस्टम में कुछ और फैसिलिटीज़ थी। स्टनर के अंदर में यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा वॉरहेड नहीं है, सीधा सीधा इसका मेन काम है दुश्मन की मिसाइल को टारगेट करना, उसको गिरा देना। ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर ये हमारा डेविड स्लिंग है, एक डेविड स्लिंग के यूनिट को बनाने के लिए लगभग 1 मिलियन के आसपास कॉस्ट लगती है, तब जाके इसका प्रोडक्शन हो पाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे, बट जो भी थे हमने डिस्कस किए। शॉर्ट डिस्कशन रहा है, खैर मज़ा आया होगा। चलो वो टेस्ट करेंगे आपकी कंसंट्रेशन पावर के ऊपर, देखेंगे कैसे आप लोगों ने चीज़ों को सुना है। ठीक है। प्रीलिम्स रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ वाटर डज द पाक स्ट्रेट कनेक्टेड? पाक स्ट्रेट जो है ये कौन से 2 हिस्सों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बे ऑफ बंगाल और ईस्ट पैसिफिक ओशन, या ऑप्शन नंबर बी अरेबियन सी या इंडियन ओशन, या ऑप्शन नंबर सी बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ मन्नर, या ऑप्शन नंबर डी अरेबियन सी या गल्फ ऑफ कच्छ। तो बताओ इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द बेस्ट फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डेविड स्लिंग दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो हाल ही में डेविड स्लिंग चर्चा में है, ये क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये नई डिस्कवर्ड स्पीशी है मछली की, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक एडवांस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है? तो बताओ चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सागर मैत्री के बारे में। सागर मैत्री को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको पता ना मैत्री मिशन के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को पढ़ाया। चलो एक पॉइंट तो आपको यहीं पे मिल गया भाई, एक स्टेटमेंट तो आप सही कर सकते हो। खैर चलो हम डिस्कस करते हैं। सागर मैत्री मिशन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा सही है। पहला, ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का है। दूसरा, इसका जो मेन मकसद है वो है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना क्वाड कंट्रीज़ के साथ में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रे व्हेल्स के बारे में पूछा है। ग्रे व्हेल्स को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो ग्रे व्हेल्स हैं इनको हम बलीन व्हेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुंह देखोगे तो उसमें एक यूनिक फीचर है, एक फ़िल्टर का फीचर लगा है। ठीक है, जहाँ पर खाने को पानी से फ़िल्टर कर दिया जाता है। ठीक है, फूड यहाँ पे पानी से फ़िल्टर होकर यहाँ पर जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पर कि जो ये ग्रे व्हेल्स हैं ये ज़्यादातर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एमर फैल्कन के बारे में पूछा गया है। एमर फैल्कन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर से बताना है कौन सा सही है। पहला, दुनिया का सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला एक माइग्रेटरी रैप्टर है एमर फैल्कन। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया के अंदर में इस एमर फैल्कन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 4 के अंदर में कवर किया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछा गया। हेपेटाइटिस सी को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला,
ये जो हेपेटाइटिस सी है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डायरेक्टली हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये खाना और पानी से नहीं फैल सकता। तीसरा स्टेटमेंट, ये जो बीमारी है ये ओनली लगा है केवल और केवल ईस्ट मेडिटेरेनियन सी और यूरोपियन रीजन में देखने को मिलती है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो चेक करते हैं, सभी के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, आप रीमैच करना, चेक करना कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था हेपेटाइटिस सी को लेकर 3 स्टेटमेंट बताओ, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है? केवल 2 स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कौन कौन सा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है केवल ईस्ट मेडिटेरेनियन और यूरोपियन में नहीं देखने को मिलती है, दुनिया भर में है, लेकिन यहाँ पर ओनली वर्ड यूज़ कर लिया गया है, इस चक्कर में गेम खराब हो गया। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है हमारे लीवर को। फूड वाटर से यहाँ पर ये फैल नहीं सकता, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट में पूछा गया एमर फाल्कन को लेकर बताओ, 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दुनिया का सबसे लंबा ट्रैवल करने वाला माइग्रेटरी रैप्टर है और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में कवर किया गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रे व्हेल्स को लेकर बताओ, 2 स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर भी सही हैं। ज़्यादातर आज सही लग रहे हैं। ये यहाँ पर बैलीन व्हेल्स कहलाते हैं, जैसा आपको पता है, इनका भी फोटो दिखाया था, मुंह में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, जहाँ पे फूड फिल्टर होता है पानी से। दूसरा स्टेटमेंट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मेनली वहीं पे पाए जाते हैं, आपको पढ़ाया था। और इनमें भी 2 प्रजातियां होती है ग्रे व्हेल्स की, ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक, है ना, पढ़ाया हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर आपसे पूछा गया सागर मैत्री मिशन को लेकर बताओ, 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? सब गलत हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। भाई किसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में ये बॉडी नहीं आती है, ध्यान में रखना। तो सागर मैत्री इनिशिएटिव DRDO का है, ना कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, यहाँ पे सागर मैत्री का मेन मकसद क्वाड कंट्रीज़ के साथ नहीं है, क्वाड में तो केवल 4 कंट्रीज़ है, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका मेन मकसद है इंडियन ओशन में सभी कंट्रीज़ के साथ में एंगेज करना। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। फिर आपसे पूछा गया डेविड स्लिंग के बारे में, बताओ डेविड स्लिंग क्या है? तो एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पाक स्ट्रेट कौन से 2 एरिया को कनेक्ट करता है? तो वो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही सॉल्व किए होंगे। चलो फिर बताओ भैया क्या स्कोर आपका आया है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्यों गलत किए हैं, ये भी बताना। कम स्कोर आ रहा है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, कल फिर मिलेंगे, डेली मिला करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। कई सारे लोग पहले ऐसे थे जिनको बहुत सारी गलतियाँ होती थी, आज यहाँ पे प्रैक्टिस बन चुकी है, उनकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आपने ध्यान से कान खोलकर सारी चीज़ों को सुनना होता है इसमें, समझ गए नाउ। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।